वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन बीएड बी द ग्रेटेस्ट टीचर। आज मैं आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। मेरा पूरा विश्वास है वीडियो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल रहेगी। और यूपी में जो 2 इयर्स पहले जो पेपर हुआ था उसी की क्वेश्चंस है, ये आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल रहेगी। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, सेकेंड स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ ए चाइल्ड इज। आपको बताना है कि सेकेंड स्टेज जो है सोशलाइजेशन की कौन सी है। तो ये जो राइटर है उन्होंने इन स्टेजेस को बांटा था और ये ओरल एनल ऑडिबल एडोलेसेंस, अगर आपको ये याद आ गया हो कि H.M. जॉनसन ने इन्हें डिवाइड किया था, तो उनके हिसाब से आपको बताना है कि सेकंड स्टेज कौन सी होगी। ये मैंने सारी के सारी एजेस भी लिख दी हैं ताकि आपको हेल्प मिल जाए। ओरल स्टेज 1 साल से छोटे तक होती है बच्चों के लिए, ठीक है। फिर एनल हो जाती है, फिर ऑडिबल हो जाती है, फिर एडोलेसेंस हो जाती है। एनल में बच्चा जो है उसे बाथरूम वगैरह सिखाया जाता है किस तरीके से, है ना। और ओरल में क्या होता है कि बच्चा जो सकिंग कर रहा है, माँ का दूध पी रहा है, इस तरीके से। तो इस तरीके से स्टेजेस को बांटा गया था। तो ये जो है ना, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। ये एजिस भी याद रखना क्योंकि घुमा के भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड में बोला कि व्हाट आर द कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यानी कि निराशा के क्या कारण है। तो निराशा के फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल या एबव। तो ये सारे ही कारण है जो निराशा पैदा कर सकते हैं अगर उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ ऑफ ए चाइल्ड। आपको बताना है वो फैक्टर जो मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं बच्चे की। पीसफुल एनवायरनमेंट, प्रॉपर गाइडेंस, हेल्थी एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल या एबव ऑल। देखो ये सारे के सारे जो फैक्टर दे रखे हैं ना, ये पॉजिटिव दे रखे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे ही बच्चे की मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। तो अगर नेगेटिव भी दिए होते तो वो भी डालते, ठीक है, इस तरीके से। और आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ये लिख के दे देगा और पूछेगा कि बताओ भाई इनमें ये जो इफेक्ट है कौन से है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये बोथ है या नन है, इस तरीके से कुछ दे देगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि उसके आसपास की चीजें भी अच्छे से कर ला करो, क्वेश्चन भी अच्छे से कर ला करो, क्योंकि उसी को घुमा के दोबारा भी पूछ सकता है ना। अब ये कह रहा है कि मेंटल हाइजीन इज अ साइन दैट डील्स विद ह्यूमन वेलफेयर एंड प्रिवेंट्स ऑल ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। ये डेफिनेशन किसने दी है कि मानसिक स्वास्थ्य एक विज्ञान है जो मानव कल्याण से संबंधित है, मतलब मनुष्य की वेलफेयर से रिलेटेड है, और सभी मानव संबंधों को बढ़ावा देती है या देता है, ठीक है। तो अब आपको बताना है ये किसने डेफिनेशन दी है। तो आप इसको एक तो मेंटल हाइजीन से याद रखना, ठीक है, मेंटल हाइजीन से लर्न कर लेना, और दूसरा जो है वेलफेयर से याद रख लेना, ठीक है। तो ये 2-3 वर्ड आप याद रख लेना और ये अटैच कर देना क्रो एंड क्रो से, क्योंकि उन्होंने डेफिनेशन ये दी है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। याद करने का एक तरीका बताता हूँ। जैसे कौवा बहुत दिमाग से तेज होता है ना, किसी को देख ले तो वो उसे पहचान लेता है, तो मेंटल से इस तरीके से याद रख लेना। मैं किसी का नाम या किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, ठीक है, एक तरह का थोड़ा सा हिंट बना रहा था, ठीक है। ये बहुत महान व्यक्ति रहे हैं, ठीक है, जिनका ये नाम है। ऐसे ही यहाँ हम इनको नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटल हेल्थ ऑफ ए चाइल्ड। आपको बताना है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है मेंटल हेल्थ ऑफ ए चाइल्ड की। सेल्फ चाइल्ड, सोसाइटी, पीयर ग्रुप, ठीक है, या इनमें सभी के सभी है। तो ये सारे के सारे ही इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, लेकिन इतना इफेक्ट नहीं डालते हैं। लेकिन ये और लिखा है तो इसलिए हमें इसी को टिक करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन में बोला गया कि फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ ऑफ ए चिल्ड्रन। तो आपको बताना है कि वो फैक्टर जो मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, हेरिडिटी, सोशल एनवायरनमेंट, फिजिकल डिफेक्ट या एबव ऑल, ठीक है। देखो एक बात और बताता हूँ, देखिए ये मेन फैक्टर है जो मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। और ये जो हमने अभी एग्जाम्पल 5वां करा था, ये तो सारे के सारे इसके अंदर ही आ जाएंगे ना, सोशल एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। तो अगर यहाँ पर नन लिखा होता तो हम नन पर ही टिक कर देते, ठीक है। लेकिन ऑल लिखा है तो सभी इफेक्ट डाल देंगे थोड़ा थोड़ा, तो हमें इनको टिक करना पड़ेगा। समझ में आ गई? थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से समझा करो। नेक्स्ट है, ये किसने कहा था कि चाइल्ड साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी of the individual from his parental begging through the early to the adolescent development। ये बाल मनोविज्ञान अपने माता पिता से शुरुआती किशोरावस्था से
किशोरावस्था के विकास के दौरान व्यक्ति का वैज्ञानिक अध्ययन है, तो ये गेट्स एंड अदर ने कहा था। ठीक है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चों हम 8 क्वेश्चन पर हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि जो लॉजिकल ऑपरेशन है वो कब शुरू होता है, सेंसरी मोटर पीरियड में, प्री ऑपरेशन पीरियड में, फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड में, या कंक्रीट ऑपरेशन पीरियड में। अगर आपको पता हो ये सारी की सारी जो स्टेजेस हैं वो जीन पियाजे ने दी है। पहली स्टेज सेंसरी मोटर होती है, दूसरी प्री ऑपरेशनल, तीसरी कंक्रीट, फिर चौथी फॉर्मल होती है। ठीक है, तो फॉर्मल इसका आंसर हो जाएगा जब बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सीखने लग जाता है। मैंने जीन पियाजे पर एक अलग से वीडियो भी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। इसने बोला एरिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज, आपको बताना है कि जहाँ बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो एरिया कौन सा होता है, फिजिकल, सोशल, मेंटली एवॉल्व। तो ये सारे के सारे ही है, तीनों डेवलपमेंट होते हैं। 3 प्रकार के जो मेन होते हैं, फिजिकल, सोशल, मेंटल, और ये सारे के सारे बच्चे के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फोर्थ में आपसे बोल रहा है द एज ऑफ ए चाइल्डहुड इज, आपको बताना है कि जो चाइल्डहुड है उसमें एज कितनी मानी जाती है। 0 से 10 ली जाती है, 4 to 8 ली जाती है, 10 to 12 ली जाती है, या 5 year to 12 ली जाती है। अगर आप डाटा देख के कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। देखो, मेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इन्फेंसी, शैशवावस्था, फिर चाइल्डहुड, उसके बाद क्या आ जाता है, एडोलसेंस आ जाता है, उसके बाद एडल्टहुड वगैरह वगैरह। ठीक है, क्योंकि हमें 12 तक लिया गया है। आप ध्यान देखो 12 के बाद जो है ना वो एडोलसेंस एज चालू हो जाती है, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, अब 8 के बाद थोड़ी होगी, है ना। अब यहाँ लिखा है 10 से 12, इसका मतलब 10 से कम वाले को ये इन्फेंसी कहने की कोशिश कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता ना। तो यही आंसर ज्यादा सटीक बैठता है, तो ये आंसर आ जाएगा। देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, एज वाला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है रोज ने अलग से बताया था। रोज ने क्या बोला था, इन्फेंसी जो होती है वो 1 से 3 ईयर तक होती है, कहीं पर 2 भी लिखा होगा। और उसने चाइल्डहुड को 2 पार्ट पे डिवाइड किया था, अर्ली फिर लेट। ठीक है, अर्ली को 3 से 6 और लेट को 6 से 12 कहा था। फिर उसने एडोलसेंस में आया था तो 12 से 18 कहा था। ज्यादातर जितने भी सारे आप देखोगे ना, उन्होंने एडोलसेंस को 12 के बाद ही लिया है। ठीक है, किसने 18 तक लिया तो किसने 21 तक ले लिया है। देखो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं, एक रोज का याद रखना जो मैंने आपको बताया है, एक शैली का याद रखना। शैली का भी बहुत बार पूछ सकता है आपसे। मैंने जो यूपी के पेपर देखे ना एमसीक्यू, तो उसमें शुरू से आते आ रहे हैं, 7 या 10 12 तो आते ही आते थे। ठीक है, तो उसमें जो है ना शैली का, रोज का, ठीक है, बहुत बार आ चुका है। और एक बात और बताता हूँ, जो है जो डॉक्टर CL कुंडू है ना, और डॉक्टर DN जो टुट्टू है, उनका भी बहुत बड़ा, जिसमें उन्होंने प्री नेटल के बारे में बताया है। फिर प्री नेटल के अंदर उन्होंने ओवियम, एम्ब्रो, फोर्टस, फिर उसके बाद सेकंड उन्होंने, ठीक है, नियोनेट बताया। आपकी जो बुक होगी ना चाइल्ड ग्रोइंग अप, उसमें आपको मिल जाएगा, जरूर देख लेना, अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसने बोला है कि चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट। तो देखो मेन जो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अभी हमने क्वेश्चन भी करा था। ठीक है, तो आप पिछले क्वेश्चन देख लेना। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोला गया प्रोसेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्टेड फ्रॉम, आपको बताना है कि बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट है वो कब स्टार्ट होता है। आप समझ लोगे सिंस पेरेंटल, मतलब प्रसव के बाद, जैसे बच्चा बाहर आया दुनिया में, ठीक है, तो उसके बाद उसका विकास शुरू हो गया। हालांकि शरीर के अंदर भी होना शुरू हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा है तो हम उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है, पेरेंटल से लिखा है तो पेरेंटल से ही स्टार्ट होगा। और प्री, देखो इसको ना मैं तोड़ के बता देता हूँ। देखो ये ना, ये इसको ऐसे लिखो, प्री नेटल। ठीक है, ये ऐसे ज्यादा लिखा आता है एग्जाम में, प्री नेटल। ठीक है, तो प्री नेटल जब लिखा आता है तो उसके अंदर 3 पार्ट हो जाते हैं। एक ओव्यूम, ठीक है, जो 0 से लेकर 2 वीक तक रहता है। फिर एम्ब्रो जो 2 से लेकर 10 वीक तक रहता है। और फिर पोएटल जो 10 वीक से लेकर बर्थ तक रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो हिंदी में थोड़ा सा ऐसे हो गया, तो थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया। तो ये प्री नेटल का मतलब तो बच्चा जब गर्भ में आता है तभी से उसका डेवलपमेंट चालू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये समझ गए होंगे ये वाला क्वेश्चन अच्छे से। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन है,
इन हाउ मेनी पार्ट्स कोल सैनिक डिवाइडेड द ह्यूमन डेवलपमेंट। आपको बताना है कि जो कोल सैनिक है उसने ह्यूमन डेवलपमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया है। तो 5 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया था। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना अच्छे से और इसके बारे में आप थोड़ा स्टडी कर लेना। ठीक है, आगे देखो 14th है, व्हाट आर द मेन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। आपको बताना है कि कौन सा डेवलपमेंट जो है वो मेन पार्ट्स है। साइज में चेंज आना, रेशियो में चेंज आना, ठीक है, ओल्ड फीचर्स, ठीक है, या एवॉल्व। तो हम सभी चीजों को इसमें इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद है हमारा 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन में बोला गया है विच एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। एजुकेशन मतलब जो शैक्षिक दृष्टिकोण है, पढ़ाई से मतलब इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा तो वो मेंटल हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ज्यादा सोचने वाला तो था नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। 16 क्वेश्चन है फिजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड विद। ये कह रहा है फिजिकल डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है, ग्रोथ से, डेवलपमेंट से, चेंज से, या नन ऑफ एवरी। तो फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ से ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद 17 क्वेश्चन हमारे सामने। तो 17 क्वेश्चन आप देख लेते हैं फटाफट। ये कह रहा है कौन से मेन फैक्टर हैं जो चाइल्ड को डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, हेरिडिटी या एनवायरनमेंट या दोनों। तो इसका आंसर दोनों ही है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, नेचर और नर्चर से भी आपको याद होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं फटाफट। 18 क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू रोज इन्फेंसी पीरियड। देखो रोज का आ गया। अब रोज के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इन्फेंसी का जो पीरियड होता है वो कब तक होता है। ठीक है, जल्दी से आप सोच सकते हो तो बताइए। मैंने अभी शुरू में आपको बताया था, देखो कि कई बुक्स में आपको 1 to 3 years लिखा हुआ मिलेगा और मैंने आपको ये भी बताया था कि 2 years भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, और वैसे भी सिंपल सी बात है, इन्फेंसी की बात हो रही है। ठीक है, तो अभी हमने जो क्वेश्चन कर उसमें समझ लिया था कि 2 years तक तो होते ही है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं हम 19 क्वेश्चन की तरफ। 19 क्वेश्चन बोला कि द टाइम ऑफ प्री चाइल्डहुड इज। अब आपको बताना प्री चाइल्डहुड का टाइम क्या होगा। 2 to 5 होगा, 2 to 6 होगा, 4 to 5 होगा, या 3 to 7 होगा। तो ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं तो बताइए। तो इसको हम रोज के हिसाब से ही कर देते हैं टिक। ठीक है, जो 2 से 6 ईयर के आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो है हमारा ये हो जाएगा सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं 20 क्वेश्चन में। तो 20 क्वेश्चन में बोला गया है कि विच चेंजेस आर इंक्लूडेड इन चाइल्ड डेवलपमेंट। आपको बताना है कि कौन से चेंजेस होते हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट बच्चे के होते हैं। आपको बताना साइकोलॉजिकल होते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं, इमोशनल होते हैं, एवोल्व। तो ये तो मुश्किल क्वेश्चन था ही नहीं। ठीक है, इसका एवोल्व आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम। ठीक है, 21 क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। एक मिनट। तो 21 क्वेश्चन में बोला गया है कि मीनिंग ऑफ मोरल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज। आपको बताना है कि जो मोरल डेवलपमेंट है ना चाइल्ड का, उसका क्या मीनिंग होता है। सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, रिलीजियस डेवलपमेंट या कैरेक्टर डेवलपमेंट। देखो मोरल, जब हम किसी को मोरालिटी सिखाते हैं तो हम उसको चरित्र निर्माण करना सिखाते हैं कि सामने से कैसे व्यवहार करना है, बड़े से कैसे व्यवहार करना है। ठीक है, किसी मेल की फीमेल की रिस्पेक्ट किस प्रकार करनी है, मतलब बहुत सारी चीजें। तो ये कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात आती है इसमें। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। उसके बाद है 22 क्वेश्चन। तो 22 क्वेश्चन में बोला गया कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट इज ओनली डायरेक्शन ऑफ ए चाइल्ड, डेवलपमेंट इंडेफिनिट, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये सारे के सारे हैं। ये डेवलपमेंट डेफिनेट होता है, ठीक है, और डेवलपमेंट ऑर्डरली होता है, क्रमबद्ध होता है। ठीक है, निश्चित में बाल विकास की दिशा मतलब एक डायरेक्शन में ही चलता है, और डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस है। तो ये सारे के सारे ही हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, पियाजे कहते हैं कि डेवलपमेंट कंटिन्यूस नहीं, उन्होंने क्या करा था, स्टेजेस में बांटा था, है ना। लेकिन जो हमें प्रिंसिपल दे रखा है उसमें कंटिन्यूस है, तो हम उसी के हिसाब से चलेंगे। आगे पूछा गया कि
डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, ये किन्होंने कहा था। ठीक है, कि जो डेवलपमेंट होता है ना वो कंटिन्यूअस होता है और ग्रेजुअल होता है, तो ये स्किनर ने इसके लिए बात कही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद है, बाकी एक बार इसको कंफर्म जरूर कर लेना। ठीक है, तो उसके बाद है 24, एक मिनट। देखो बच्चों, इसमें पूछ रहा है हु इज द प्रोफाउंडर ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी। देखो यहाँ पियाजे भी लिखा है और जीन जेकास भी लिखा है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर डेवलपमेंट साइकोलॉजी में ऑप्शन में जीन जेकास दिया होता तो यही आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में और जान लो। अगर आपसे पूछ लेता हु इज द प्रोफाउंडर ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी, तो आपको जीन जेकास का नाम बताना है। लेकिन अगर ये पूछ लेता हु इज द फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, तब आपको जीन पियाजे का नाम लिखना है। नहीं, तब भी आपको इन्हीं का नाम लिखना है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक मिनट, सॉरी, एक बार दोबारा से सुन लो। अगर प्रोफाउंडर लिखा आ जाता है डेवलपमेंट साइकोलॉजी के, तो आपको जीन जेकास का नाम लिखना है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लेगा कि फादर कौन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट साइकोलॉजी के, तब आपको जीन पियाजे का नाम बताना है। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ लेता है कि फादर कौन है कंस्ट्रक्टिव इसके, तब भी आपको पियाजे का ही नाम बताना है। ठीक है, और अगर मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के फाउंडर पूछता है तो जीन पियाजे बताना है। लेकिन अगर आपसे सिर्फ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पूछ रहा है तो आप जीन जेकास का नाम बताओगे। ठीक है, अब आप आगे बढ़ जाते हैं 25th क्वेश्चन की तरफ। तो 25th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है देख लेते हैं फटाफट। तो पूछा गया है मेन साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड इज। आपको बताना है कि जो मेन साइकोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना बचपन में, वो इनमें से कौन सी होती है। डिपेंड्स ऑफ अदर, दूसरे पर निर्भर होना, रिलीजियस, धार्मिक होना, ग्रुप फीलिंग करना, या इमिटेशन टेंडेंसी, नकल करना। तो बच्चों, ग्रुप फीलिंग ज्यादा होती है, ये आपने अपने आस पड़ोस में भी देखा होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, और आपने बचपन में भी देखा होगा अपने आप को, अगर आपको ये याद हो तो। आगे देख लेते हैं 26 में बोला गया है कि जो वॉकिंग, रनिंग और जो क्रॉलिंग है, ये किसके एग्जाम्पल है, मोटर का, फिजिकल का, मेंटल का। ठीक है, ये इनमें से किसी का भी नहीं। तो ये बच्चों मोटर डेवलपमेंट का ये पार्ट माना जाता है। ठीक है, और आपको ग्रोस भी आता होगा। ठीक है, और एक और होता है फाइन, है ना। तो ग्रोस में जैसे हम बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, जैसे बच्चा चल रहा है, दौड़ रहा है। ठीक है, फाइन का मतलब होता है जैसे पेन की निब को पकड़ना। ठीक है, पेन से उस पर क से कबूतर, ख से खरगोश लिखना। ठीक है, तो वो भी चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी फिजिकल मेंटल के बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। अगर हम फिजिकल की बात करें तो उसमें हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, बोन्स का डेवलप होना। ठीक है, ग्रोथ ऑफ द हेयर होना। ठीक है, वॉइस का चेंज होना। ठीक है, इस तरीके के सब चेंजेस आते हैं। फिजिकल स्टेमिना का चेंज होना या बढ़ जाना, नर्वस सिस्टम का डेवलप होना। ठीक है, तो ये फिजिकल में आते हैं। और अगर हम मेंटल डेवलपमेंट की बात करें जो मानसिक होती है, तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है, मतलब अमूर्त विचारों के बारे में सोचना। ठीक है, इमेजिनेशन करना मतलब कल्पना करना। ठीक है, कंक्रीट थिंकिंग से आगे बढ़ते चले जाना। ठीक है, फॉर्मल थिंकिंग की तरफ बढ़ जाना, लॉजिकल थिंकिंग आते चले जाना, डिसीजन मेकिंग आने लग जाना। ठीक है, तो जो जीन पियाजे भी बात करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो वॉकिंग, रनिंग, क्रॉलिंग जो है वो मोटर डेवलपमेंट के अंदर आता है। आगे बढ़ जाते हैं 27 पर। तो 27 बोला है कि आपको ये बताना है, तो यहाँ मैंने करेक्शन कर दिया कि प्रीनेटल जो पीरियड है ना वो क्या होता है। द पीरियड ऑफ ओव्यूम होता है, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो होता है, या पीरियड ऑफ फोइटस होता है। तो मैंने इसके बारे में अभी पहले डिस्कस कर दिया था, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। जो प्रीनेटल पीरियड होता है ये भी आपसे पूछ सकता है कि कितने दिनों का होता है। तो बच्चों ये 300 डेज का होता है। ठीक है, और अगर इसकी जगह 0 to 250 लिखा आ जाए, ठीक है, 250 के आसपास लिखा आ जाए तो वो भी सही होगा। ठीक है, और जो द पीरियड ऑफ द ओव्यूम है ना, ये 0 से लेकर 2 वीक्स तक होता है, 2 हफ्ते तक। ठीक है, 14 डेज तक भी लिखा आ सकता है। एम्ब्रो जो है वो 2 से लेकर 10 वीक तक होती है। और जो फोइटस होता है ना वो 10 वीक से लेकर जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता तब तक होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसके पार्ट होते हैं, प्रीनेटल के पार्ट होते हैं। ये अच्छे से आपको आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं
28। ठीक है, 28 में बोला गया द पीरियड ऑफ द एम्ब्रो इज, अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो एम्ब्रो का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 वीक से लेकर 10 वीक होता है, 10 दिन से 20 दिन होता है। ठीक है, 1 वीक से लेकर 3 वीक होता है, या नन ऑफ एबव होता है। तो आप मुझे बता सकते हैं कितना होता है, तो मैं आपको बता दूं ये 2 से लेकर 8 या 10 तक होता है। तो यहाँ 8 दे रहेगा तो 8 को लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे चलेगा। ठीक है, फिक्स बिल्कुल नहीं होता, ऐसा नहीं है कि फिक्स ही होगा। फिर ये बोला है कि हुज डेफिनेशन इज, यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है वो पूरा नोट नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसको आप ऐसा करो, लीव कर दो। ठीक है, बाकी एक बार मैं देख लेता हूँ। देखो मैं बता देता हूँ, पढ़ के बता देता हूँ, सुन लो। ये डेफिनेशन किसने दी है, सोशलाइजेशन की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, सुन लो। Socialization means the process of inducing the individual into the social and cultural world। इसको हिंदी में भी मैं एक बार बोल देता हूँ, आप हिंदी में भी सुन लो। समाजीकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से परिचय प्राप्त करता है। मतलब इस समाज में जो संस्कृति, जो कल्चर है, उससे उसको क्या मिलता है, इंट्रोडक्शन मिलता है। आपको बताना है कि ये डेफिनेशन जो है वो किसने दिया है, तो इसका आंसर जो है वो किम्बल यंग है। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना इसका आंसर। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आगे देख लीजिए आप अगले क्वेश्चन की तरफ 30 पे। तो 30 में पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू द जॉन, एक मिनट रुकना इसमें भी, ये जॉनसन है। ठीक है, ये आई नहीं है। ठीक है, इसने कितने लेवल दिए थे सोशलाइजेशन के, तो इन्होंने 4 दिए थे। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, 4 लेवल इन्होंने प्रोवाइड करे थे। और अगर आप सोच रहे हैं कि वो कौन से लेवल थे, तो जब हमने पहला क्वेश्चन करा था तो इन्हीं का ही तो था वो, द ओरल स्टेज। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एनल स्टेज, फिर ऑडिपल स्टेज, फिर एडोलसेंस, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन इन्हीं का ही था। ठीक है, तो क्योंकि जब आगे बढ़ते अगर पिछला भूल रहे हैं तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। आगे देखिए 31 पे, ये कह रहा है कि आपको बताना है कि ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी है। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सोसाइटी। मतलब समाजीकरण समाज के नियमों के अनुसार सीखने की प्रक्रिया है। किसने दिया, मतलब समाज में जो नियम चल रहे हैं उसके हिसाब से हम सीखेंगे। ये आपको बताना है किसने दिया डेफिनेशन, ओकबर्न ने, मेनकैफ ने, जॉनसन ने या मार्शल ने। आपको ये बताना है ये डेफिनेशन किसने प्रोवाइड करी है। तो ये जॉनसन ने ही प्रोवाइड करी है, इनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, 32 पर आ जाइए। तो 32 में पूछा गया व्हाट आर द फैक्टर रेसिस्टिंग सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। मतलब वो कौन से फैक्टर है जो बच्चे के समाजीकरण का विरोध करते उसे रोकते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, हाँ। मेंटल इलनेस, हाँ। इन्फेरिटी, हाँ। ये सारे के सारे फैक्टर है जो बच्चे के अंदर विकास को रोक देते हैं। ठीक है, सोशलाइजेशन के विकास की, ठीक है, समाजीकरण होने की प्रक्रिया को रोक देते हैं। 33 पे आ जाइए। ये कह रहा है हु सेज कोऑपरेशन क्रोज बाय कॉन्फ्लिक्ट मेक सोसाइटी। ठीक है, ये कह रहा है ये कौन कहते हैं कि संघर्ष द्वारा पार किया गया सहयोग समाज बनाता है। ठीक है, तो ये मैक्लेवर ने कहा था, ये बहुत फेमस भी है। ठीक है, ये आप अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, 34 पे आ जाते हैं। 34 में हु स्टेटमेंट इज यूथ रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ द प्रेजेंट एंड द होप ऑफ द फ्यूचर। ये आपको बताने स्टेटमेंट किसने दी है कि युवा है वर्तमान की ऊर्जा और भविष्य की आशा का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, जो युवा है ना वर्तमान की ऊर्जा और भविष्य को की आशा का एक प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो आपको बताना कि ये किसने कहा था, आप सोच सकते हैं तो बताइए फटाफट। तो ये बच्चों क्रो एंड क्रो ने ही कहा है। ठीक है, इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ जाते हैं। 35 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो ये आपसे पूछ रहा है जो एडोलसेंस बुक है ना वो किसने लिखी है। स्टेल ने, होल ने लिखी है, क्रो एंड क्रो ने लिखी है, रूस ने लिखी है, ड्यूई ने लिखी है। तो इसका आंसर आएगा स्टेल ने, होल ने लिखी है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। 36 क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ एग्रेसिवनेस का मतलब क्या होता है। हिंसा करना, गुस्सा करना, या सेल्फिशनेस, या अबव ऑल। तो ये सारे के सारे एग्रेसिवनेस को शो करते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन इज। समाजीकरण की स्थायी एजेंसी किसे कहते हैं।
स्कूल को, फैमिली को, टीचर को, एवॉल्व, इन तीनों को ही कहा जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। 38 पर आ जाते हैं। ये कह रहा है फैमिली इज द सेंटर ऑफ सोशलाइजेशन इज, ठीक है, परिवार सामाजिकरण का केंद्र है। इनफॉर्मल एजेंसी, फॉर्मल एजेंसी या फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों आपको बताना कि कौन सा है। देखो परिवार एक ऐसा होता है जो फॉर्मली भी काम करता है और इनफॉर्मली भी काम करता है। ठीक है, तो इस पे दोनों पर आप करेक्ट करोगे। ठीक है, तो इसका हमारा सी जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं 39 पर। 39 में कह रहे हैं व्हाट आर द मेन एलिमेंट ऑफ फैमिली। फैमिली के अंदर मेन एलिमेंट कौन सा आता है? ब्लड रिलेशन, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली लाइफ, एबव ऑल। तो सारे के सारे जो है फैमिली के एलिमेंट माने जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं 40 क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन में पूछा गया हु इज द प्रोफाउंडर ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, देखो यहाँ पे कोग्निटिव लिखा है इसलिए यहाँ पर जीन पियाजे का नाम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी क्लियर ही होगा आपको। 41 पर आ जाते हैं। व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ डाइवर्सिटी। देखो रिलीजियस भी होती है, लैंग्वेज भी होती है, कास्ट भी होती है, एवॉल। ठीक है, विविधता विभिन्न प्रकार की होती है, सभी इसमें आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कास्ट आएगा, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ठीक है, तो सब आ जाएंगे इसमें, जाति यानी कि कास्ट यानी जाति। ठीक है, तो 42 पर आ जाते हैं। तो 42 में पूछा गया हमसे हाउ मेनी टाइप ऑफ स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब पता है क्या होता है बच्चों? धारणा। हमने ना किसी के बारे में कुछ सोच लिया होता है कि ये ऐसे ही होगा। ठीक है, उसे स्टीरियोटाइप कहते हैं। स्टीरियोटाइप पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे आपने किसी के बारे में सोच लिया कि ये तो इस जाति के लोग तो अच्छे ही होते हैं। ठीक है, या आपने किसी के बारे में सोचा कि इस जाति के लोग बुरे ही होते हैं, मतलब आपके माइंड में ना वो धारणा बन गई है। ठीक है, तो वो इसका मतलब ये हुआ ना कि स्टीरियोटाइप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो वो थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। तो मैंने हल्का सा कलर कर दिया, समझ जाना है ना। 43 पर आ जाइए। व्हाट आर द फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन। आपको बताना है कि सोशलाइजेशन के कौन से फैक्टर होते हैं? लैंग्वेज, कल्चर, सिंपैथी या एबव ऑल। तो देखो सोशलाइजेशन को सारे के सारे प्रभावित करते हैं, तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एबव ऑल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे आंसर आ गया। 44 पर आ जाते हैं। व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ सोशलाइजेशन। आपको बताना है कि सोशलाइजेशन करने की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, तो रिवार्ड टेक्निक, पनिशमेंट टेक्निक, कंट्रोल टेक्निक या एबव ऑल। तो देखो समाजीकरण मतलब बच्चों को समाज में से जोड़ने के लिए तो कई प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं, जिनमें से ये 3 भी है। और एक अब रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो देखो लाइक तो बनता ही है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें। ठीक है, इससे एंकरेजमेंट मिलती है, इनिशिएशन मिलता है। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैमिली। फैमिली की मेन जो विशेषता क्या है कि वो यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, ये सोशल इंस्टीट्यूशन है। सारे के सारे फैमिली के अंदर गुण पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद 46 है। ठीक है, हु वेज सोसाइटी इज द केव वेव ऑफ सोशल रिलेशन। आपको ये बताना है कौन कौन से तरीके जो सामाजिक संबंधों की रूपा में आता है। मतलब कहने का ये है, थोड़ा सा करेक्शन किया यहाँ पे शेष था। ठीक है, ये जो है मैकाइवर ने कहा है, इस बात को ध्यान में रखना कि समाज संबंधों का जाल है। ठीक है, केव वेव को ठीक है जाल भी कह सकते हैं, इसकी जगह वेब भी आ सकता है लिखा हुआ। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं 47 की तरफ। ये कह रहा है हाउ इज द राइटर ऑफ डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। सॉरी यहाँ पर आएगा हु। ठीक है, अब बताइए तो कौन है डेमोक्रेसी और एजुकेशन को लिखने वाले राइटर? वो है जॉन डुई। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब 48 की तरफ बढ़ जाते हैं हम। 48 में देखिए अब ये किसने कहा है कि फैमिली इज अ ग्रुप इन विच देयर आर सेक्स रिलेशन बिटवीन मैन एंड वीमेन। ठीक है, मैन एंड वुमन आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको करेक्शन कर देता हूँ। तो आपको बताना है कि इसने कहा है वुमन एंड विच गिव बर्थ टू द चिल्ड्रन एंड ब्रिंग देम अप, उनको पालते हैं। ठीक है, मैन और जो वुमन है ठीक है वो, अब आप यहाँ से पढ़ लेना। तो ये जो है मैसीवर एंड पेड ने कहा था। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी आंसर हो गया आपका। अब आ जाइए 49 पर।
इससे बोला है कि आपको बताना है कि आपकी जो बीएड के जो करिकुलम है, ठीक है, उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट की कितनी थ्योरी है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि उसमें कितनी है। देखो ये डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो डेवलपमेंट में जैसे कि आप जानते हैं पियाजे की कंसेप्ट ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है ना, और कोलबर्ग की थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट की। ठीक है, एरिक्सन की जो है वो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है। ठीक है, ऐसे वाइगोस्की की है। तो इस तरीके से हम इस पे 4 पर टिक कर देते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ आने के चांस तो रेयर है, और बाकी इसमें दे रखा है तो कोई बात नहीं। अगला है, कह रहे कोग्निटिव जो डेवलपमेंट है ना, उसमें जीन पियाजे ने कितने स्टेजेस बताई हैं। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, 4 है। तो इस तरीके से मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवा दिए, उम्मीद करूंगा आपके लिए वैल्यूबल रहा होगा। और कुछ मिस्टेक जैसे बोलने में थोड़ा बहुत हो गया था, तो कोऑपरेट करना, उसको मैंने ठीक कर दिया था बाद में, है ना। तो आज के लिए इतना बहुत है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरीके से मुझसे जुड़े रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।